हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक मिस्टेक की वजह से जो वीडियो है उसमें वॉइस नहीं गई है, तो इसकी वजह से मुझे दूसरा वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है उनको सॉरी। और हमने सेम वीडियो है लेकिन इसमें आपको वॉइस सुनाई देगी। तो चलिए उन क्वेश्चंस को फिर से हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। एंड ये यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री का पेपर और पीजीटी टीजीटी के पेपर भी इस पर अवेलेबल है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। निम्न में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का जो शासक था वो था बलबन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके टीजीटी के एग्ज़ाम में टीजीटी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। संतलत कालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुतबी वंश से संबंधित था, वहीं इल्तुतमिश शमशी और बलबन बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश का के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक वो एक दास था। बाद में इतिहासकार अबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस वंश की विशेषता थी? तो ये विशेषता रही है लोधी वंश की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी टीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। मकबरों की अष्टभुजा आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी के मकबरों को दो भागों अष्टभुजी व चतुर्भुजी मकबरे में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है और सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई थी जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दो गुंबदों का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी। इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य असत्य है? तो सीधे आंसर पे आते हैं। जो वक्तव्य हमारा असत्य हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, जबकि ऐसा नहीं था। बलबन का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं रहा है। ये टीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ था। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया। इसकी योजना 225 फीट ऊंचे 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिल बन पाई। 3 मंजिला का निर्माण इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था, के समय में पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार यह इमारत अब 5 मंजिला हो गई। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई योगदान
नहीं है, अतः कथन सी हमारा गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है और जो उत्तर इसमें बनेगा वो हो जाएगा खुम्स। डिटेल देख लेते हैं। फिरोज तुगलक ने खुम्स युद्ध के दौरान लूट का माल में 1/5 भाग कर के रूप में लिया। फिरोज तुगलक ने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमानित प्राप्त केवल 4 कर खराज, जकात, जजिया, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो यहाँ पे 4 करों की बात हो रही है। खराज, जकात, जजिया, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सिंचाई कर शर्ब लेने वाला फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नेट का आया हुआ भी प्रश्न रहा है। सिंचाई कर कृषि उपज का 10% निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो ये लिपिबद्ध हुआ है फतवाए आलमगीरी के नाम से हुआ है और ये था औरंगजेब। टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। फतवाए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई। यह कृति मुस्लिम कानून का अत्यंत प्रामाणिक एवं विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है विधि के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इब्न बतूता प्रसिद्ध इस्लामिक अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया वह किस देश से था? उसका कौन सा देश था? तो ये देश था मोरक्को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1349 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगना तिमूर के दरबार में गया। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटना का अपनी पुस्तक रेहला में वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है रेहला, पर काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किया था। तो मलिक सरवर ने ये स्थापित किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी। 1394 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने अपने एक दास मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि सहित प्रशासन के लिए जौनपुर भेजा। उसने दिल्ली पर हुए तैमूर के आक्रमण के कारण व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में शर्की वंश की नींव डाली। इस सल्तनत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से उत्तर बिहार के दरभंगा तक और गैर उत्तर नेपाल की सीमा से दक्षिण में बुंदेलखंड तक था। अंततः दिल्ली के सुल्तान लोदी वंश ने जौनपुर, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जौनपुर को जीत लिया
और शर्की सल्तनत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर राज्य को पूर्व सिराज भी कहा जाता है। तो इस पर भी प्रश्न बनता है कि पूर्व सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिला। तो कब प्रवेश मिला था? ये प्रवेश मिला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस हो रहा है लेकिन मैं आपको पूरा रीड करके बता देती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह एक आकर्षक परंतु विवादित व्यक्तित्व का मालिक था। वह तर्क, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित आदि विषयों में दक्ष था। साथ ही साथ वह धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। मोरक्को से आए इब्न बतूता ने रेहला, अभी रेहला का ऊपर भी हम लोग ने डिस्कस किया था, तो रेहला में उसका विस्तृत वर्णन दिया है। उसके अनुसार राजा प्रशासन में उच्च व निष्पक्ष सोच से कार्य करता था। अतः उसने प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए योग्य हिंदुओं व गैर मुसलमानों को भी सरकारी नौकरी में स्थान दिया। इस नीति से उसने तुर्कों की जातीय उच्चता की भावना को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? तो आप सभी को पता होगा सांकेतिक मुद्रा को प्रारंभ करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 और 13 के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उलुग खां ने जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन किया। उसके शासनकाल के दो महत्वपूर्ण स्रोत थे। एक तो तारीख है फिरोज शाही, जो कि बनी के द्वारा लिखी गई थी, और रेहला इब्न बतूता द्वारा। उन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे के सिक्के जारी करवाए तथा उसका प्रचलन चांदी के सिक्के की भांति प्रतीक मुद्रा के रूप में करवाया। इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजना रहती थी। उस समय सोने व चांदी के सिक्के कम होने के कारण इस प्रकार के सिक्के को जारी किया गया था। यानी कि जारी करने का कारण यही था, चांदी और सोने की कमी के कारण तांबे के सिक्के चलाए गए थे, लेकिन ये योजना पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया? तो ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। प्रमुख कहिए या प्रसिद्ध शासक भी था। अलाउद्दीन के राजारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन ने अपने विशाल साम्राज्य के रख रखाव एवं शासन नियंत्रण को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक सुधार किए। उन्होंने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद निषेध की घोषणा करवाई। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था, परंतु उसके द्वारा लागू किए गए मद निषेध कानून पूरी तरह से असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। उसके समय पहला मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में 1296 में हुआ था। कुल 6 आक्रमण हुए हैं इसके शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया? तो ये था इल्तुतमिश। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी हायर एजुकेशन और टीजीटी हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। या इल्बरी जनजातीय तुर्क था। उसने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। उसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल को प्रचलित करवाया था। सिक्कों पर टकशाला का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है। टकशाला का नाम लिखवाने की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई है। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत की जो व्यवस्था लागू की है वो शेर शाह सूरी द्वारा लागू की गई है। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। थोड़ी इसकी डिटेल ले लेते हैं। शेर खां, जो कि शेर शाह सूरी के नाम से शासक बना था, दिल्ली पर राज्य करने वाले द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। शेर शाह के प्रशासनिक सुधार दूरगामी परिणाम वाले सिद्ध हुए। इसके शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खां शेरवानी की जो पुस्तक है तारीख शेरशाही से मिलती है। शेर शाह ने सरकार तथा कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। पट्टा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता था, जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? मतलब करेक्ट जो है उसी को हमें चूज करना है। तो जो हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इब्न बतूता किताबुल रेहला, ये करेक्ट है, बाकी सभी की सभी गलत है। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम का ये प्रश्न रहा है। इब्न बतूता ने किताब रेहला लिखा जो कि सुमेलित है, और मीनहाज ने तबकाते नासिरी, बदायूं ने मुंतखाब उल तवारीख और इनायत खान ने शाहजहां नामा। तो यहाँ पे थोड़ा स्कैन में प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा लाइट स्कैन हुआ है। कोई बात नहीं, मैं सब प्रश्नों को रीड आउट कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय और खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है? तो जानकारी देने वाला है तबरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का प्रश्न रहा है। तबरी अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरी उत तबरी, बहुत ही लंबा नाम है, 1839 से 923 ईस्वी एक महान अरब इतिहासकार और इस्लाम धर्मशास्त्री था। उसकी प्रमुख रचना तारीख अल रसूल वल मलुक नामक विश्व का इतिहास है, जो 30,000 कागजों की तख्तियों पर लिखा गया। इसी ने ही चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और खुसरो के बीच के संबंधों की भी जानकारी दी है। मुरूजुल जहाब का लेखक कौन था? तो इसका लेखक है अल मसूद।
यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मसूद था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा संचालित ग्रंथ फतुह उस बलिदान है। अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत तथा सिंध पर आक्रमण का वृत्तांत मिलता है। अल मसूद ने 922 ईस्वी में अपना पहला ऐतिहासिक संग्रह मुरुजुल उल जहाब व अल मा अदीना जवाहिद लिखा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड आउट कर लें। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण सेंध देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसे तकाबी कहा जाता है। इसके लिए उसने नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की, अकाल राहत संहिता तैयार करवाई तथा सैकड़ों कुएं खुदवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा फिरोज शाह तुगलक ने तालाबों का निर्माण कार्य करवाया था। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, अभी हमने इसे सॉल्व किया था। तो ये केवीएस टीजीटी 2018 का भी प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के उत्तरदायी कारणों के जानने के बाद इन निम्न चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो कौन कौन सी चीजें थी? धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन, अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध, मद निषेध को लागू करना जिसके अंतर्गत शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग व जुआ खेलना बंद करा दिया गया। यह करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन सा पदाधिकारी नियुक्त किया? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये शाहने मंडी है, बरीद और मुहसिब और सराय अदल। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 1 और 2। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राशन व बाजार नियंत्रण लागू किया था। शाह ने मंडी में सभी किसानों को पंजीकृत व्यापारियों से ही अनाज खरीदना पड़ता था। शाह ने मंडी के पास ही वस्तुओं की दरों की तालिका रहती थी। सराय अदल इसके द्वारा स्थापित दूसरा बाजार बदायूं द्वार के पास बनाया गया था, जिसे सरकारी सहायता प्राप्त होती थी। बरीद और मुहतसिब अलाउद्दीन के समय में स्थापित गुप्तचर अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? केवीएस टीजीटी 2018 का प्रश्न रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल थी। पान का उद्भव स्थल मलाल द्वीप, वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1221 में जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आधमका और सिंध तक पहुंच गया। वह कौन था? वह था ख्वारिज्म के शाह का पुत्र।
KVS TGT 2018 का प्रश्न रहा है, मंगोल नेता चंगेज खान ने 1221 में पर्शियन ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया और उसका ज्येष्ठ पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध की ओर भागा। उस समय इल्तुतमिश सुल्तान था। तो यहाँ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो एडवाइस होते हैं उसको मैं फॉलो अवश्य करती हूँ, ताकि आपके अकॉर्डिंग वीडियो बन सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।